माय डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत के बारे में समझा था और हमने ये सीखा था कि अरस्तू ने बताया था कि क्रांति के प्रकार क्या हैं। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे क्रांति के कारण यानी कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अरस्तू ने अपने समय में आज से लगभग 2500 साल पहले अरस्तू ने नगर गणराज्यों के अंदर परिवर्तनों का अध्ययन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरस्तू ने ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया था और अपने समय के जो नगर गणराज्य जहाँ पर क्रांति हुई थी या क्रांति जहाँ परिवर्तन उन्होंने देखा था, उन पर तथ्यों की सहायता से उन्होंने क्रांति के स्रोत को पता लगाने का प्रयास किया था। उस आधार पर अरस्तू ने कुछ क्रांति के कारणों की खोज की और आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो कारण अरस्तू ने आज से 2500 साल पहले बताए थे, कुछ कारण तो आज के भी समय में भी वैलिड हैं, सही माने जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अरस्तू ने क्रांति के कारण में क्या बताया था। सबसे पहले अरस्तू ने कहा कि यदि हमें क्रांति का स्रोत पता चल जाता है किसी भी राज्य में जो परिवर्तन चाहते हैं, क्रांति का मतलब वो संवैधानिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर उस समय में शासन के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में भी परिवर्तन क्रांति का ही स्वरूप है, एक परिवर्तन है बहुत बड़ा। तो अरस्तू ने उसको क्रांति का नाम दिया है। तो अरस्तू के अनुसार कहते हैं कि यदि क्रांति का स्रोत पता चल जाता है तो क्रांति या विद्रोह के कारणों का भी पता हमको आसानी से चल जाता है। इस संबंध में क्रांति या उसके जो भी विद्रोह दिख रहा है किसी राज्य में, उसके संबंध में हमें 3 चीज़ें बस जाननी आवश्यक है। पहली तो ये कि क्रांति को उत्पन्न करने वालों की भावनाएं क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जो लोग क्रांति चाह रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदल कर दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, तो उनकी भावनाएं क्या हैं। दूसरा हमको पढ़ना है कि उन लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या वो उसी संविधान में कोई परिवर्तन चाहते हैं या पूरा का पूरा संविधान हटाकर दूसरा कोई संविधान लाना चाहते हैं, या जिस शासन तंत्र में वो मौजूद हैं उस शासन तंत्र को बदलकर कोई अन्य शासन तंत्र वहाँ लाना चाहते हैं। तो हमें उनके उद्देश्य का पता करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ हमें जाननी है कि वो किस स्थान से हैं या किस वर्ग से हैं, और जो राजनीतिक विवाद या संघर्ष उत्पन्न होता है तो स्थान मतलब शासक वर्ग के हैं, तो शासक वर्ग में बहुत सारे लोग होते हैं शासक वर्ग में, तो उस शासक वर्ग के अंदर भीतर ही वो किस वर्ग से हैं, या शासित वर्ग के लोग परिवर्तन चाहते हैं या गरीब लोग परिवर्तन चाहते हैं या धनी लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो हमको ये देखना है तीसरी चीज़ कि किस स्थान से या वर्ग से राजनीतिक विवाद या संघर्ष उत्पन्न होता है, कौन डिमांड कर रहा है उस परिवर्तन की। फिर अरस्तू ने अपनी विवेचना के आधार पर क्रांति या विद्रोह के कारणों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया। अरस्तू ने 2 प्रकार के कारण बताए। एक तो उन्होंने कहा कि क्रांति के कुछ सामान्य कारण हमें दिखाई देते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि क्रांति के विशिष्ट कारण भी होते हैं। तो अरस्तू ने जो विभिन्न नगर गणराज्य थे उनके भीतर उन परिवर्तनों का अध्ययन किया, तथ्यात्मक अध्ययन किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कारणों को बताया। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अरस्तू के अनुसार सामान्य कारण क्या थे, जनरल कॉजेस क्या हैं, जिनके आधार पर अरस्तू ने कहा है कि क्रांति दिखाई देती है। अरस्तू के अनुसार क्रांति या विद्रोह की भावनाओं के उत्पन्न होने का मुख्य और सामान्य कारण जो है, और मुख्य कारण भी है, तथा सार्वभौमिक कारण है। सार्वभौमिक मतलब सभी नगर गणराज्यों में उनको दिखाई देता है, वो है समानता की इच्छा। उन्होंने कहा कि एक समानता की इच्छा जो है, डिज़ायर फॉर इक्वलिटी की जो फीलिंग होती है, वो परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने नोटिस की है। जैसे उनके अनुसार ये था कि डेमोक्रेसी जो उनके टाइम में है, अरस्तू के टाइम में आज से 2500 साल पहले, तो अरस्तू कहते हैं कि जहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसका जो मुख्य सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो ये कि सभी लोग समान हैं लोकतंत्र में, शासक और शासित। तो
उसमें ये मानता है, अरस्तू का ये कहना था कि उसमें ये जो नोशन फिट होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि हर कोई समान है, तो उन लोगों में ये माना जाता है, उस जनसंख्या में, उस राज्य के लोग ये मानते हैं कि जो लोग किसी भी रेस्पेक्ट में, किसी भी तरीके से अगर समान हैं तो वो सभी मामलों में समान हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो कहते हैं कि जब लोकतंत्र के अंदर ये नोशन है कि सब लोग समान हैं, तो इस जो समानता की फीलिंग उनके अंदर है, तो वो हर मामले में अपने आप को समान मानेंगे कि कानून में भी हमें समान माना जाए, शासन में भी हमें समान माना जाए, पैसों के मामलों में भी हमें समान माना जाए, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो तो भी हमको समान माना जाए। तो ये उनके अंदर एक डिज़ायर ऑफ इक्वलिटी होती है, तो ये डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगी। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो कुलीन तंत्र होता है, एरिस्टोक्रेसी, उसके अंदर श्रेष्ठता का गुण जो है मौजूद होता है। तो लोग समझते हैं क्योंकि वहाँ गुण जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है एक्चुअली एरिस्टोक्रेसी में। तो अरस्तू के अनुसार चूँकि गुण जो है महत्वपूर्ण होता है, क्वालिटी के आधार पर योग्य लोगों को ही वो शासन के अंदर शामिल करते हैं। तो इसका मतलब सार्वजनिक पद जो है वो योग्यता के आधार पर है। तो यदि उस राज्य में कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो अपने आप को योग्य समझते हैं, तो निस्संदेह वो भी फाइट करेंगे, संघर्ष करेंगे कि हमको भी सार्वजनिक पद मिले। और सार्वजनिक पद जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जब योग्यता का गुण का आधार है और बाहर जो लोग सत्ता से बाहर हैं और वो भी लगता है कि हम भी गुणी हैं और वो भी सत्ता पाना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो एक कुलीन तंत्र के अंदर आपको क्रांति की स्थिति नज़र आने लगती है। तो ये जो हम लोगों को समझ में आता है, जैसे वर्ग तंत्र है, ओलिगार्की है, तो वर्ग तंत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो धनी लोग प्रॉपर्टी के नाम पर कि वो श्रेष्ठ हैं समाज में, क्योंकि वो संपत्ति के आधार पर उन्होंने जो है शासन सत्ता को संभाला हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम वर्ग तंत्र देखते हैं तो वहाँ पे अनइक्वलिटी, असमानता का नोशन वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम एक रेस्पेक्ट में, संपत्ति के मामले में यदि हम बेहतर हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, तो हमको समाज के अंदर हर एक श्रेष्ठ चीज़ पाने का हक है। तो वो हर मामले में असमानता है। तो जैसे प्रॉपर्टी के मामले में अगर असमान है तो वो हर क्षेत्र में वो अपने आप को असमान समझेंगे, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो वर्ग तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो। इन तीनों ही तंत्रों या जितने भी प्रकार के तंत्र हों, उन सब के भीतर एक अवधारणा चलती है न्याय की। तो न्याय जो होता है वो फीलिंग देता है कि शासक और शासित दोनों ही को लगता है कि जो न्यायोचित है वो उनके साथ हो रहा है। तो जब तक लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट में, शासन में और सत्ता में उनको यथोचित शक्तियाँ और सम्मान मिल रहा है, तब तक उनको लगता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है। और जब लोग ये सोचते हैं कि उनके तंत्र के अंदर जो न्याय की अवधारणा है उसके अनुरूप उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो चाहते हैं कि हमको भी समान समझा जाए। इस स्थिति में जो लोग श्रेष्ठ नहीं हैं या जो शासित हैं वो क्रांति कर देंगे और वो समानता की डिमांड करेंगे, और जो लोग पहले से ही श्रेष्ठ हैं वो कहेंगे कि हमारे पास गुण है, हमारे पास प्रॉपर्टी है और हम लोग सुपीरियर हैं तुम लोगों से, इसलिए हम लोग सुपीरियर ही रहेंगे। तो इस तरीके का एक स्ट्रगल आपको दिखाई देगा। यह एक मानसिक अवस्था है और इस मानसिक अवस्था के द्वंद्व में वो फंसेंगे और उससे एक क्रांति की स्थिति मौजूद हो जाएगी। और इसको अरस्तू ने कहा कि इसलिए हमारे पास जो है वो सार्वभौमिक कारण जो दिखाई देता है वो समानता की इच्छा है। दूसरा प्रमुख कारण उन्होंने, अरस्तू ने कहा कि लाभ व सम्मान का उद्देश्य होता है लोगों के अंदर, और वो लाभ और सम्मान का उद्देश्य ये कहता है कि ये एक उद्देश्य के साथ वो काम करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमको ये सिस्टम चलेगा। तो जो लोग उसमें फ़ायदा देख रहे हैं वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, परपेचुएट करे और इस तरीके से आगे बढ़े कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और इसलिए
वो एक उद्देश्य उनके साथ कार्य करते हैं शासक वर्ग कि उस सिस्टम में चूंकि उनको शासक वर्ग को फायदा है तो वो लाभ और सम्मान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और वो इसी तरीके से एक इसके साथ जुड़ता है, इसका प्रतिलोम है इसी उद्देश्य का जो विपरीत है कि वो नुकसान नहीं उठाना चाहते, तो नुकसान का भी भय है। और दूसरा चीज़ है कि अगर ये सिस्टम बदल जाएगा तो उनके अंदर उन लोग उनके आदर नहीं करेंगे। आज उनको जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो असम्मान का भय भी जो है वो क्रांति या विद्रोह का कारण बन जाता है। तो जो लोग पहले से एक सिस्टम में जिनको लाभ और सम्मान मिल रहा है उनको ये डर लगता है कि अगर सिस्टम बदलेगा तो उनको नुकसान हो जाएगा, उनके लाभ में प्रॉब्लम होगी, साथ ही उनको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। अरस्तु ने इस प्रकार दूसरे जो प्रमुख कारण बताए उसमें उद्देश्य को प्राथमिकता दी है और ये कहा है कि लाभ व सम्मान का एक तो उद्देश्य होगा, दूसरा इसका विपरीत जो है वो हानि या नुकसान या असम्मान का भय, जो डर है, वो भी एक विद्रोह का कारण बन जाता। तो ये सामान्य कारण के रूप में अरस्तु ने इसको स्वीकार किया है। फिर इन उद्देश्यों की मौजूदगी होनी चाहिए तथा क्रांति या विद्रोह के गुणों को व्यक्तियों में उबालने की परिस्थिति से क्रांति या विद्रोह सफल हो जाता है। अर्थात ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर ये गुण है वो उनको एक्साइट किया जाता है, उनको उत्तेजित किया जाता है क्रांति और विद्रोह के लिए, और उद्देश्य ये होता है कि हमारा ये उद्देश्य प्राप्त करना है। तो अरस्तु ने इस चीज़ को कहा कि क्रांति का जो उद्देश्य मौजूद होना चाहिए, वो फीलिंग मौजूद होनी चाहिए, और साथ ही में विद्रोह के गुणों को, जो व्यक्तियों के अंदर जो लोग असंतुष्ट हैं उस शासनकाल में, उनके अंदर उस गुणों को व्यक्तियों में उबालने की परिस्थिति मौजूद हो जाती है, तो क्रांति का या विद्रोह जो है सामान्य रूप से सफल हो जाता है। अरस्तु के द्वारा इन सामान्य कारणों के बताने के बाद अरस्तु ने क्रांति की स्थिति के 7 विशिष्ट कारण भी बताए हैं जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। थैंक यू सो मच।